कल हमने ये प्रोग्राम डिस्कस किया था कि जिसके अंदर हमने क्या किया था लास्ट सेशन में कि हमने एरे को क्या किया था एज ए आर्ग्यूमेंट और एज ए पैरामीटर हमारे फंक्शन के अंदर हमने उसको पास किया था। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन है हमारे पास कोई, उसके अंदर से हम क्या करें दूसरे फंक्शन को कॉल करवाए। जैसे कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या करते थे, एक हमारे पास इफ ब्लॉक रहता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इफ वाला ब्लॉक है हमारे पास और यहाँ पर हम क्या लिखते थे, कुछ भी कंडीशन लिख देते थे। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर हम दूसरा क्या बोल देते, इफ वाला ब्लॉक फॉर एग्जांपल हम यूज करते थे। ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम, कोई बता सकता है? नेस्टेड सर। यस, ये था हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल करवाएंगे तो उस जो कंसेप्ट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, नेस्टेड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आज हम क्या डिस्कस करेंगे, नेस्टेड फंक्शन। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन 1 है। ठीक है, अभी हम उसका रिटर्न टाइप या फिर पैरामीटर कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके अंदर से हमें क्या करवाना है, फंक्शन 2 को कॉल करवाना है। किसको कॉल करवाना है, फंक्शन 2 को। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप हर एक फंक्शन को मेन के अंदर से ही कॉल करवा सकते हो, लेकिन जो भी फंक्शन आपको पहले कॉल करवाना है, ठीक है, उसको आपको कहाँ लिखना होगा, मेन फंक्शन के अंदर लिखना होगा। फिर उस फंक्शन से आप दूसरा कोई भी फंक्शन कॉल करवा सकते हो। लेकिन जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा, आपका कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो आपका मेन फंक्शन है सी प्रोग्राम का, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर जितना भी कोड लिखा होगा वो लाइन बाय लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। फिर उसमें से आप कोई भी फंक्शन कॉल करवा सकते हो। बाद में जो फंक्शन मेन के अंदर कॉल करवाया है उसके अंदर आप दूसरा फंक्शन कॉल करवा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो कल वाला जो प्रोग्राम था उसको ही हम कॉपी करके उसमें क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे और हमारा जो नेस्टेड फंक्शन का कंसेप्ट है उसको हम बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो कल हमारे पास क्या था, एक ही फंक्शन था फाइंड टोटल। फाइंड टोटल के अंदर हमने क्या कर दिया था, लास्ट स्टेटमेंट में परसेंटेज फाइंड कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज फाइंड करना का जो है एक स्टेटमेंट लिखा है उसको हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे और बाद में क्या करेंगे कि हमारा फाइंड टोटल वाला जो फंक्शन है उसके अंदर से हम क्या करेंगे, परसेंटेज वाला फंक्शन को कॉल करवाएंगे। तो हमारा जो नेस्टेड फंक्शन का जो भी कंसेप्ट है उसको हम क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन का जो भी क्या है डिक्लेरेशन है वो हम करेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कोई भी हम जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ वॉइड लिख रहे हैं। ठीक है, और फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल हम रखते हैं, क्या लगता है, परसेंटेज। ठीक है, और परसेंटेज के आर्गुमेंट में हमें कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए, कोई बता सकता है? आर्गुमेंट हमें क्या देना चाहिए परसेंटेज का फंक्शन के अंदर, कोई बता सकता है? सर फाइंड टोटल में दिया है वही देना पड़ेगा ना। फाइंड टोटल में हमने क्या, फाइंड टोटल में हमने क्या दिया, इंटीजर एरे दिया है सर और इंटीजर साइज दिया है। ओके, इंटीजर एरे अगर हम देंगे तो हमें क्या करना होगा, परसेंटेज वाला जो फंक्शन है उसके अंदर भी हमें क्या करना होगा, टोटल फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो फाइंड टोटल के अंदर हम टोटल फाइंड करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, परसेंटेज के अंदर भी टोटल फाइंड करेंगे। तो अननेसेसरी हम एक ही टास्क को क्या कर रहे हैं, 2 बार परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। तो ऐसा क्या हमें पास करना चाहिए कि हमें जो परसेंटेज है वो हमें मिल सके। परसेंटेज फाइंड करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चीज की होती है? वैल्यू चाहिए सर।
ओके, वैल्यू चाहिए यानी कि टोटल मार्क्स चाहिए आपको। यहाँ हाँ पर सर। हमने 5 सब्जेक्ट के लिए बात की है, ठीक है। टोटल मार्क्स चाहिए हमें, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद क्या चाहिए हमारे कि टोटल मार्क्स कितने मिले हैं और एग्जैक्ट टोटल मार्क्स, मैक्सिमम टोटल मार्क्स कितने हो सकते हैं, ठीक है। दो भी चीज चाहिए हमें। उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ सर। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। यस एक जो सर। टोटल मैक्सिमम मार्क्स होगा सब्जेक्ट का कि आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 है मैक्सिमम मार्क्स, उसमें से कितने उसने गेन किए, ठीक है, यानी कि उस पर्टिकुलर जो भी पर्सन है उसको कितने मार्क्स मिले, ठीक है, उसका टोटल और टोटल मैक्सिमम मार्क्स, ये दो चीज चाहिए हमें। तो उसके बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज को निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज क्या हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी हो सकती है। जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं आएगा, वो इंटीजर में आएगा, ठीक है। टोटल होगा वो क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट में आ सकता है। लेकिन ये जो अपना हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हमें जो सब्जेक्ट मार्क्स मिल रहे हैं वो रियल नंबर में नहीं मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, इंटीजर नंबर में ही हमें मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। बाद में हम उसको क्या करेंगे, रियल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, दोनों कौन से टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के। यहाँ पर मैं वेरिएबल नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। ठीक उसी तरह अगर फाइन टोटल में भी आप वेरिएबल नहीं लिखना चाहते हो तो वो भी चलेगा, लेकिन आपको एरे पास करना है तो आपको क्या लिखना होगा, वहां पर ब्रैकेट करने होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हमने डिक्लेरेशन कर दिया हमारे फंक्शन का परसेंटेज वाला। अब हमें क्या करना है, उसको डिफाइन भी करना है। तो यहाँ पर नीचे हम उसको क्या करते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, वॉइड परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर टोटल। यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखता हूँ, मैं मार्क्स लिखता हूँ, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास यानी कि मैक्सिमम मार्क्स उसको बोलेंगे, ठीक है, मैक्स मार्क्स, यानी कि जो सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हो सकते हैं, वो हमने मैक्स मार्क्स नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हमने कंसीडर किया। और जो भी गेन हुआ है आउट ऑफ 100 फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट के लिए, वो हमने कहाँ पर लिए है, टोटल मार्क्स के अंदर। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज सर फाइंड करना है। हाँ जी। सर ये हमने 36 लाइन से नया स्टार्ट आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किए, ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ, ये वाला। तो ऊपर ऊपर वाले प्रोग्राम में रिलेट करता है कि नहीं वो? हाँ हाँ, उसके साथ ही रिलेट करेंगे हम, ठीक है। ओके सर। ये हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड फंक्शन का हमें क्या करना है, कंसेप्ट को अचीव करना है। नेस्टेड फंक्शन का कंसेप्ट क्या है कि कोई भी एक फंक्शन आपका यूजर डिफाइन बनाया हुआ है, उसके अंदर से आपका दूसरा यूजर डिफाइन फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। तो अभी हमने फाइंड टोटल वाला फंक्शन किया है, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करवाएंगे, परसेंटेज वाला फंक्शन को कॉल करवाएंगे। यहाँ पर ये जो हमने लाइन लिखा हुआ है 33, उसको हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। और उसकी जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो परसेंटेज वाला फंक्शन है उसको क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे, ठीक है सर, ठीक है। समझ तो समझ उसके गया लिए सर। हम क्या कर रहे हैं, अभी परसेंटेज का फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ऊपर हमने मतलब डिक्लेयर तो कर दिया, अब उसको हाँ सर। डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ओके, तो अभी परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो टोटल मार्क्स चाहिए और मैक्सिमम कितने पॉसिबल मार्क्स हो सकते हैं वो चाहिए। तो वो दोनों हमें कहाँ से मिल रहे हैं, हमारे फंक्शन के आर्गुमेंट से हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमें परसेंटेज को निकाल लेना है, ठीक है। उसके लिए फॉर एग्जाम्पल हम लोकल वेरिएबल यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर द इजीनेस के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीजर परसेंटेज हमने यूज किया। तो परसेंटेज इंटीजर में हो सकता है, कि सही है कि गलत है, परसेंटेज सर फ्लोट में या वो डबल तो में हो? रियल नंबर में होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज को फाइंड करना है। परसेंटेज इज इक्वल टू, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है कि टोटल जो हमें मार्क्स मिले हैं, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे किससे, कि मैक्सिमम कितने मार्क्स है उससे। बाद में ये जो डिवीजन का आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे
किससे 100 से, ताकि हमें क्या मिल सके, जो परसेंटेज की वैल्यू है वो हमें मिल सके। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, वो अभी हम बाद में देखते हैं। ठीक है, बाद में मैं बताऊंगा कि किस क्या करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर फ्लोट यूज किया, हमें यहाँ पर भी क्या रिक्वायरमेंट होगी, फ्लोट यूज करने की रिक्वायरमेंट होगी, तभी ये जो हमारा है आंसर और रियल नंबर में कन्वर्ट होके आएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, दोनों इंटीजर है तो डेसिमल प्लेस के बाद का जो भी आंसर होगा उसको क्या करेगा, अवॉइड करेगा। तो अगर आपको आंसर रियल नंबर में चाहिए तो दोनों ऑपरेंड में से कोई भी एक ऑपरेंड आपका रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ऑपरेंड कौन कौन से है, तो एक है हमारे पास टोटल मार्क्स और दूसरा है मैक्सिमम मार्क्स। तो हमने क्या किया, टोटल मार्क्स है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, फ्लोट के अंदर। ठीक है, ये जो कन्वर्जन है हमने किया है वो क्या है, टेम्पररी कन्वर्जन है। एक्चुअल में जब आपको टोटल मार्क्स की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको क्या करना होगा, परसेंटेज डी का ही यूज करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसका डेटा टाइप चेंज नहीं किया हुआ है। ओनली ये जो 39 नंबर की लाइन है, ये 39 नंबर का लाइन का जो कोड है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको इवेल्यूट करने के लिए ही हमने क्या है, टेम्पररी टोटल मार्क्स जो हमारा इंटीजर वेरिएबल है उसको क्या किया है, हमने फ्लोट के अंदर कन्वर्ट किया है। समझ में आ रहा है सबको? ये जो कन्वर्जन, ये जो फ्लोट में कन्वर्जन है वो टेम्पररी है, ताकि हमें जो परसेंटेज का आंसर है वो रियल नंबर में मिल सके। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज की वैल्यू को हमें क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है सिंपली। ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, /n, बाद में परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पर परसेंटेज डॉट 2f लिख देता हूँ, ताकि डेसिमल के बाद कितने आपको डिजिट मिले, 2 डिजिट डेसिमल प्लेस के बाद में आपको मिलेंगे आंसर में। और यहाँ पर हम हमारा जो परसेंटेज वेरिएबल है उसको रख देते हैं, ताकि वो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सके। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। अब हमें क्या करना है, ये जो परसेंटेज वाला फंक्शन है उसको कहाँ से कॉल करना है, हमें हमारे फाइंड टोटल वाला जो फंक्शन है उसके अंदर से कॉल करेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज वाला फंक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके अंदर हमें 2 आर्ग्यूमेंट देनी है। ठीक है, पहले तो आर्ग्यूमेंट में हम पास क्या करेंगे, हमारे टोटल जो मार्क्स है उसको पास करेंगे। तो टोटल मार्क्स की वैल्यू कहाँ पर है, तो हमारे जो टोटल वेरिएबल है उसके अंदर है। और मैक्सिमम कितने मार्क्स है, तो हमने वो कंसीडर कर लिया है कि 500 है। हम 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट बनाने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमारा मैक्सिमम जो टोटल होगा हर एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स होगा वो कितने होंगे, 5 into 100, तो 500 ही होंगे ऑलवेज। ठीक है, तो वो हमने फिक्स डायरेक्टली क्या लिया है, 500 वैल्यू कंसीडर कर लिया है। इसको हमने कोई भी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाया है। समझ में आ रहा है सबको? तो अभी हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि सही से वर्क करता है कि नहीं। तो इसके लिए मैं चलता हूं हमारा जो ऑनलाइन एडिटर है वहां पर। ठीक है, तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने 2 फंक्शन लिए हुए हैं, एक फाइंड टोटल वाला, दूसरा परसेंटेज वाला। ठीक है, फाइंड टोटल वाला जो फंक्शन है उसके अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास की हुई है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपकी एरे टाइप की है, जो कि जो आपका 5 सब्जेक्ट का जो भी मार्क्स है वो एलिमेंट के तौर पे हमारे एरे ए के अंदर स्टोर किए गए। ठीक है, और दूसरा है वो साइज दिखाएगा कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट अवेलेबल है। ठीक है, फिर परसेंटेज वाला जो फंक्शन है उसके अंदर 2 हमने इंटीजर आर्ग्यूमेंट ली हुई है। एक तो टोटल जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए है उसका टोटल होगा, और टोटल मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स होगा वो दूसरे आर्ग्यूमेंट के अंदर होगा। तो यहाँ पर हमने दोनों फंक्शन को डिफाइन कर लिया। पहला वॉइड फाइंड टोटल, टोटल फाइंड करने के लिए हमने लॉजिक लिखा, फॉर लूप लिखा। ठीक है, बाद में हर एक एलिमेंट को विजिट किया, रीड किया और उसको
हमने टोटल जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर क्या करवाया, स्टोर करवाया। बाद में हमने क्या कर दिया, टोटल को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर ही प्रिंट करने के बाद हमने परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, परसेंटेज वाला जो फंक्शन था उसको कॉल करवाया हमने फाइंड टोटल फंक्शन के अंदर से, जो कि हमने किस लिए किया, ताकि हम नेस्टेड फंक्शन का जो कंसेप्ट है उसको अचीव कर सके। ठीक है, तो जो हमारा हमारा जो परसेंटेज वाला फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। उसमें हमने दो आर्ग्यूमेंट कंसिडर की हुई है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टोटल मार्क्स जो कि आपने ऑब्टेन किए होंगे हर एक सब्जेक्ट में, उसका टोटल होगा। और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो आपका जो 5 सब्जेक्ट के टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो है, उसको हमने मैक्स मार्क्स के अंदर स्टोर करवाया। बाद में हमने ये परसेंटेज फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका हमने डेटा टाइप रखा है फ्लोट और उसका नाम रखा है PERC यानी कि परसेंटेज। तो उसके बाद में हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई किया परसेंटेज को फाइंड करने के लिए। यहाँ पर हमने टोटल मार्क्स को टेम्पोररी किस में कन्वर्ट किया है, फ्लोट के अंदर, ताकि हमें जो परसेंटेज फाइंड करने का जो आंसर है वो किस में मिले, रियल नंबर में मिल सके। बाद में हमने परसेंटेज जो हमने फाइंड किया है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिए उसको हमने सिंपली क्या करवाया है, प्रिंट करवाया है। अब दोनों फंक्शन हो गए। परसेंटेज फंक्शन को हमने कहाँ से कॉल किया, फाइंड टोटल के अंदर से कॉल किया, लेकिन फाइंड टोटल को भी आपको कॉल करना पड़ेगा। तो फाइंड टोटल को हम कहाँ से कॉल करेंगे, हमारे मेन फंक्शन के अंदर से करेंगे। ठीक है, तो उस मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, एरे को हमने डिक्लेयर किया, उसकी साइज 5 रखी और एरे के सारे जो एलिमेंट है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं सब्जेक्ट्स के मार्क्स के तौर पे हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो फॉर लूप के जरिए हमने क्या किया, 5 के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी क्या किया, रीड करवाया यूजर से। बाद में हमने क्या किया, वो जो हमारा पूरा एरे था कि जिसके अंदर हमने पांचों के पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करवाए हैं, पूरे के पूरा एरे को हमने कहाँ पर पास किया, फाइंड टोटल वाला जो फंक्शन है उसके अंदर। और साथ में हमने दूसरे आर्गुमेंट में ये भी बताया कि मैंने जो एरे पास किया है उसका जो साइज है वो कितना है, 5 है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अब जब प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे तब क्या होगा, पहले तो आपका मेन फंक्शन कॉल होगा, तो मेन फंक्शन के अंदर 1 बाय 1 लाइन एग्जीक्यूट होगा, फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, हम सारे के सारे वैल्यू एरे के अंदर फीड कर देंगे। उसके बाद फाइंड टोटल का फंक्शन कॉल होगा, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, आपका जो फाइंड टोटल वाला जो फंक्शन है उसके अंदर आपका कंट्रोल जाएगा और उसके अंदर से जो भी लाइन होगी 1 बाय 1 वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये दोनों वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। बाद में टोटल फाइंड करने के लिए फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर क्या होगा, आपका टोटल का वैल्यू प्रिंट होगा। उसके बाद एंड में क्या होगा, आपका परसेंटेज का जो फंक्शन है वो कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, परसेंटेज वाला फंक्शन है उसके अंदर बॉडी में जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, जब ये स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा तो आपका कंट्रोल वापस कहाँ आएगा, यानी कि परसेंटेज जो फंक्शन है वो कॉल होने के बाद आपका कंट्रोल कहाँ वापस आएगा, यहाँ पर आएगा। इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखे होंगे तो वो एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि printf /n आफ्टर परसेंटेज कॉल। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो परसेंटेज कॉल होने के बाद होगा। भले ही ये वाला फंक्शन पहले कॉल हुआ है, लेकिन फाइंड टोटल फंक्शन के अंदर जब भी परसेंटेज वाला फंक्शन कॉल होगा तो डायरेक्टली कंट्रोल आपका कहाँ चला जाएगा, परसेंटेज फंक्शन के अंदर चला जाएगा। पहले परसेंटेज फंक्शन के सारे क्या होगा, स्टेटमेंट जो लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद आपका कंट्रोल कहाँ आएगा, वापस से यहाँ आएगा और उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट है ये 26 नंबर की लाइन का वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एक बार ये फाइंड टोटल का जो भी है फंक्शन वो कंप्लीट हो जाएगा तो कंट्रोल आपका फिर से कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा मेन फंक्शन में। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि printf /n आफ्टर find total।
ठीक है। तो अभी हमारा आउटपुट किस तरीके से जनरेट होगा, तो पहले तो ये मेन का जो भी है, ये हम क्या करेंगे, ये के अंदर वैल्यू एंटर करेंगे, यूजर से करवाएंगे, वो होगा। उसके बाद फाइंड टोटल का फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही फाइंड टोटल फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ पर मूव हो जाएगा, 20 नंबर की लाइन पर, जो कि फाइंड टोटल का फर्स्ट स्टेटमेंट है। ये एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे ही आपका परसेंटेज वाला फंक्शन कॉल होगा, तो कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ पर मूव करेगा, परसेंटेज के फंक्शन की बॉडी के अंदर। अगर ये जब ये परसेंटेज का फंक्शन कॉल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल फिर से कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये जो पूरा फाइंड टोटल फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद कंट्रोल वापस से कहाँ जाएगा, हमारे मेन फंक्शन के अंदर, जहां से फाइंड टोटल कॉल हुआ था। ठीक है, उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। एक बात हमेशा याद रखना आप लोग कि जहां पर भी आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेन के अंदर ये 14 नंबर की लाइन पर हमने फाइंड टोटल वाला फंक्शन कॉल किया, तो जब भी फाइंड टोटल का फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर लिखे सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो उसके बाद कंट्रोल आपका कहाँ पर आएगा, ये 15th नंबर की लाइन पर। अगर यहाँ पर कोई भी कोड लिखा है तो, अगर कोई कोड लिखा नहीं है तो उसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कोड लिखा है तो उसके बाद वो सारे कोड एग्जीक्यूट होंगे। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं, उससे आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा कि फंक्शन कॉल किस तरीके से होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, यहाँ पर एरर दिखा रहा है। सर वो ब्रैकेट नहीं आएगा ना टोटल मार्क्स के बाद? एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर फ्लोट। पता नहीं ऐसे क्यों नहीं चल रहा है, कल तो हमने ऐसे ही किया था। सर वो ब्रैकेट है ना टोटल मार्क्स के एंड में, वो मना कर रहा है। ये वाला उसके बाद डिवीजन किया है हमने डायरेक्टली, तो वो बोल रहा है वो एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन हमने दो ही अगर वो ब्रैकेट। निकाल देंगे तो सर, वो निकाल देंगे तो फ्लोट भी निकल जाएगा, ऐसा होगा। हाँ वही ना, दो ब्रैकेट ओपन किए हैं तो दो को क्लोज किए हमने, ब्रैकेट तो बराबर ही है। बट वो वही दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड बिफोर दिस टोकन। कोई बात नहीं, इसको हम डायरेक्टली प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं यूज करते यहाँ पर। सर फ्लोट को हम आर्ग्यूमेंट में नहीं रख सकते टोटल मार्क्स में? नहीं, ऐसा नहीं हो क्यों? सकता। अच्छा, सब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है सर।
ओके, फ्लोट में ब्रैकेट लगाना है। हाँ, हमने कल भी वही गलती की थी, आज भी वही गलती की। कल हमें पता चल गया था, आज नहीं चला। ठीक है, क्या करना, हमें फ्लोट के अंदर ब्रैकेट करना है। यहाँ पर ब्रैकेट करना है, हमें डेटा टाइप में ब्रैकेट करना है। ठीक है, जो वेरिएबल है उसके अंदर ब्रैकेट नहीं करना है। ओके, तो अभी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट का जो भी मार्क्स है वो हम डालेंगे। तो स्टॉप कर देता हूँ मैं पहले, वहाँ गया सब्जेक्ट, वहाँ पर ऐसे कॉलम कर देता हूँ ताकि मार्क्स के साथ मिक्स ना हो जाए। ओके, अभी ठीक है। फर्स्ट में मैं डालता हूँ फॉर एग्जांपल 85, सेकंड में मैं डालता हूँ 56, थर्ड के अंदर मैं डालता हूँ 53, फोर्थ में 76 और फिफ्थ जो है हमारा उसके अंदर मैं डालता हूँ 64। तो यहाँ पर टोटल क्या आया आप हमारे पास 334 आ गए। परसेंटेज कितने मिले हमें 66.80। उसके बाद क्या मैसेज आया आफ्टर परसेंटेज कॉल, और उसके बाद क्या मैसेज प्रिंट हुआ आफ्टर कॉलिंग फाइंड टोटल। ठीक है, तो मेन फंक्शन में से पहले क्या कॉल हुआ, ये जो हमने सारी वैल्यू डाली वो एरे के अंदर फीड हो गई। उसके बाद फाइंड टोटल का फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली ये प्रिंट नहीं हुआ। फाइंड टोटल का फंक्शन कॉल होने के बाद क्या हुआ, फाइंड टोटल का जो भी स्टेटमेंट था वो सारा क्या हुआ एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, ये टोटल प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, परसेंटेज वाला फंक्शन को कॉल किया। परसेंटेज वाला फंक्शन जैसे ही कॉल किया तो क्या हो गया, पहले परसेंटेज के फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे थे वो सारे कॉल हुए। उसके बाद कंट्रोल कहाँ पर आया, ये परसेंटेज का फंक्शन कॉल हुआ था जहां पर उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो उसके बाद क्या कॉल हुआ परसेंटेज कॉल। तो पहले क्या प्रिंट हुआ आपका टोटल प्रिंट हुआ जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ परसेंटेज का को फंक्शन कॉल हुआ, तो उसके अंदर हमने प्रिंट करवाया है परसेंटेज। तो उसके बाद हमें क्या मिला, परसेंटेज की वैल्यू मिली। जैसे ही परसेंटेज फंक्शन का जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया तो कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ पर मूव कर दिया, जहां पर परसेंटेज कॉल हुआ था उसके डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पर। तो उसके नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या लिखा हुआ है परसेंटेज कॉल। तो उसके बाद हमें क्या मिला आउटपुट में आफ्टर परसेंटेज कॉल। तो ये जो स्टेटमेंट था आफ्टर परसेंटेज कॉल वो हमारे फाइंड टोटल फंक्शन है उसका लास्ट स्टेटमेंट था, यानी कि ये पूरा जो फंक्शन है वो कॉल हो गया। तो डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ पर मूव करेगा, जहां पर से फाइंड टोटल फंक्शन कॉल हुआ था उसके नेक्स्ट लाइन पे, यानी कि 15 नंबर की लाइन पर। तो उसके बाद क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगा आफ्टर कॉलिंग फाइंड टोटल। तो यहाँ पर हमें आउटपुट में मिला आफ्टर कॉलिंग फाइंड टोटल। समझ में आ रहा है सबको कि फंक्शन कॉल कैसे होता है। जहां पर भी फंक्शन कॉल होगा आपका, तो आपका सी प्रोग्राम का कंट्रोल है डायरेक्टली मूव करेगा कहां पर, उस फंक्शन की बॉडी पर। ठीक है, अगर उस फंक्शन की बॉडी में से दूसरा कोई फंक्शन कॉल होता है तो आपका कंट्रोल डायरेक्टली दूसरे फंक्शन पर मूव करेगा, लेकिन आपका फंक्शन के अंदर जो भी टास्क है वो कॉलिंग के बाद का जो भी स्टेटमेंट है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये कब एग्जीक्यूट होंगे, जब आपका ये जो कॉलिंग फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाने के बाद। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इस कंसेप्ट का हम आगे यूज करने वाले हैं। अगर किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, इसके बेसिस पर आगे का जो हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, फंक्शन का, वो बहुत ही डिपेंडेंट है और यूजफुल है। समझ में आ गया सबको ये बात? यस सर। ओके, तो ये प्रोग्राम को मैं चैट बॉक्स में रख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक के लिए। ओके,
अभी हम फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, नेस्टेड फंक्शन का हमने जो भी कंसेप्ट है वो हमने देख लिया। अब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं। अब नए फाइल में हमें क्या करना है कि हमें जो भी एक फंक्शन है उसको हमें उसी फंक्शन के अंदर कॉल करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पहले यहाँ पर प्रोग्राम लिख देता हूँ, बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, इंक्लूड stdio.h, फिर उसके अंदर मैं लिखता हूँ void main लिखता हूँ। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करवाता हूँ, सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट हेलो फ्रॉम मेन फंक्शन। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने सिंपल प्रिंट करवाया। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा और हमें आंसर क्या मिलेगा कि हेलो फ्रॉम मेन फंक्शन। ठीक है, अगर मुझे ऐसा करना है कि मेरा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर ही मैं मेन फंक्शन को कॉल कर दूं तो क्या होगा, कोई बता सकता है? मेन फंक्शन के अंदर ही मैं मेन फंक्शन को कॉल कर दूं तो क्या होगा, कोई बता सकता है? शायद सर 2 बार प्रिंट होगा हेलो फ्रॉम मेन फंक्शन वाला। ओके, जैसा कि मैंने नेस्टेड फंक्शन में बताया था कि जब भी आपका मेन फंक्शन, कोई भी फंक्शन कॉल होता है, फिर मेन फंक्शन हो या फिर कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, ठीक है, जब भी आपका फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल डायरेक्टली कहां पर मूव करता है, जो भी फंक्शन कॉल हुआ है उसकी बॉडी के फर्स्ट स्टेटमेंट पर। ठीक है, यहाँ पर हमने मेन फंक्शन लिखा है, मेन फंक्शन का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, हेलो फ्रॉम मेन फंक्शन, और उसके बाद में हमने क्या किया, फिर से मेन फंक्शन को क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हमारा मेन फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेन फंक्शन कॉल होगा तो उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो क्या होगा, ये जो प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट है जिसमें हमने मैसेज प्रिंट किया है हेलो फ्रॉम मेन फंक्शन, वो कॉल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, मेन फंक्शन को कॉल किया है तो फिर से ये मेन फंक्शन कॉल होगा तो उसकी बॉडी में ये स्टेटमेंट लिखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा और हमारा मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से ये मेन फंक्शन कॉल होगा तो फिर से क्या होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद ये फिर से कॉल होगा फंक्शन तो उसके बाद मैसेज फिर से प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो जब कभी भी आपका फंक्शन कॉल होता है तो उस फंक्शन के अंदर जितनी भी लाइन लिखी है कोड के स्टेटमेंट के फॉर्म में वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी कोई बता सकता है? सर 2 बार एग्जीक्यूशन होगा ना। 2 बार कैसे होगा? पहली बार आपका क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मेन कॉल होगा पहली बार। ठीक है, दूसरी बार में मेन कॉल करोगे आप, जो 7th नंबर पे लाइन पे है वो मैन्युअली आपने किया। ठीक है, दूसरी बार मेन को कॉल किया आपने तो क्या होगा, तो मेन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। हाँ सर। ठीक है, तो दूसरी बार होगा तो ये प्रिंट वाला मैसेज तो होगा ही, लेकिन साथ में दूसरी बार भी क्या होगा, आपका मेन वाला ये स्टेटमेंट 7 नंबर का भी एग्जीक्यूट होगा तो आपका मेन फंक्शन तो फिर से कॉल हो जाएगा। तो फिर से वो मेन फंक्शन, हाँ वो तो कॉल होता ही रहेगा, लूप बन जाएगी। हाँ, तो ये प्रोग्राम है वो कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट टाइम में चला जाएगा। यानी कि आपका ये प्रोग्राम है एक बार एग्जीक्यूट हुआ तो कभी भी एंड नहीं होगा। कब तक एंड नहीं होगा, जब तक आप उसको एक्सटर्नली कोई इंटरप्शन नहीं दोगे। ठीक है, तब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर आप एक्सटर्नली आपके प्रोग्राम को इंटरप्ट नहीं करते हो तो आपका मेमोरी यानी कि कंप्यूटर का जो रैम होता है उसकी कैपेसिटी जहां तक रहेगी वहां तक वो क्या करेगा, उतना टाइम तक वो स्टेटमेंट प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया,
प्रिंट होता रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अभी जो नए कंपाइलर आ गए हैं वो स्मार्ट हो गए हैं, उसको ऐसा लगेगा कि ये जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो इनफाइनाइट टाइम्स में चला जा रहा है, तो वो क्या कर देता है, ऑटोमेटिक उसको इंटरप्ट कर देता है और प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट नहीं किया है, कंपाइलर ने खुद से ऐसा एज्यूम कर लिया है कि इतने नंबर ऑफ टाइम ये जो आउटपुट प्रिंट हुआ है, ठीक है, आउटपुट बहुत ज्यादा बार प्रिंट हुआ है। ठीक है, इतनी सारी बार आउटपुट प्रिंट हो गया सेम का सेम ही, तो कंपाइलर को पता चल गया कि ये जो प्रोग्राम है उसमें कुछ नया आउटपुट जनरेट होने वाला नहीं है, और ये प्रोग्राम है वो क्या हो गया है, इनफाइनाइट टाइम में चला गया है। तो वो कंपाइलर खुद से ही क्या कर देगा, उसको इंटरप्ट करके टर्मिनेट कर देगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये जो कंसेप्ट है कि यहाँ पर क्या हुआ है, जो फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन है, वो फंक्शन ने इटसेल्फ ही क्या किया है, खुद को कॉल किया है। यानी कि जो फंक्शन हमने लिखा है उसी फंक्शन के अंदर से हम उसी फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, सेम फंक्शन को। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये जो कंसेप्ट जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, रिकर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिकर्जन। ठीक है, रिकर्जन का डेफिनेशन क्या होगा आपका, रिकर्जन किसको बोलेंगे, ये जो फंक्शन कॉल की जो प्रोसेस है उसमें एक ही फंक्शन उसी को यानी कि खुद को ही क्या करता है, बार बार कॉल करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिकर्जन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको रिकर्जन का डेफिनेशन? यस सर। तो इसको स्मॉल में हम स्मॉल वर्ड में उसको डिफाइन करना चाहे तो उसको रिकर्जन को क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, यानी कि जो भी फंक्शन है वो खुद को ही क्या करेगा, बार बार कॉल करेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकर्जन। तो रिकर्जन का कंसेप्ट अगर आप अपने प्रोग्राम में जब कभी भी यूज करो तब आपको ये चीज खास ध्यान में रखनी है कि आपका जो प्रोग्राम है, ये जो हमने यहाँ पर डेवलप किया उसी तरह इनफाइनाइट टाइम में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर जब भी आप हाँ जी, डाउट है किसी को तो पूछो। ओके, जब भी आप रिकर्जन का कंसेप्ट यूज करो तब आपको क्या करना है, जो आपका फंक्शन है उसके अंदर कोई जो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा आपका फंक्शन, उसको अवॉइड करने के लिए कोई भी एक कंडीशन होना चाहिए कि किन कंडीशन में आपको अपना प्रोग्राम है वो क्या करना है, टर्मिनेट करना है। अदरवाइज क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अभी हम सैंपल कोड लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, रिकर्जन के जरिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फैक्टोरियल है, ठीक है, रिकर्जन के जरिए हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है उसको हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो फैक्टोरियल में क्या करना है, आपको एक फंक्शन डेवलप करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फंक्शन का जो डेफिनेशन होगा, सॉरी फंक्शन का क्या होगा, आपका जो डिक्लेरेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि फैक्ट इंटीजर n, जहां पर आपका n क्या है, n इज द नंबर फॉर you want to find फैक्टोरियल। ठीक है, n क्या है, आपका नंबर है कि जिसके लिए आप फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हम क्या करेंगे, फंक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम जो फंक्शन डेफिनेशन लिखेंगे उसमें खुद से ही क्या करवाएंगे, हमारे फैक्ट जो फंक्शन है उसको क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे।
तो फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू मैं क्या कंसीडर करता हूँ यहाँ पर 5 कंसीडर करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल मुझे क्या करना चाहिए 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, ये मैथमेटिकल अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल ये जो आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा वैल्यू 5 का जो फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू होगी। करेक्ट? समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो फैक्ट फंक्शन है उसको हम क्या करते हैं डेवलप करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, उसके पहले मैं जो मेन में जो लिखा है कोड उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है फैक्ट उसका हम क्या करेंगे डिक्लेरेशन करेंगे। तो फैक्ट फंक्शन हमने ले लिया, उसके अंदर हम क्या करते हैं एक पैरामीटर पास करते हैं जो कि क्या है इंटीजर टाइप का है, नंबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा जो फैक्ट फंक्शन है उसको हमें कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है ताकि हम क्या कर सके, हमारा डिजायर्ड आउटपुट भी हमें मिल सके, हमारा प्रोग्राम इनफिनिट लूप में भी नहीं जाना चाहिए और हमें रिकर्जन का कंसेप्ट भी क्या करना है अचीव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियली n इज इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा जब हम मेन फंक्शन के अंदर से उसको कॉल करेंगे तभी। तो हमें क्या करना है, हर एक फंक्शन कॉल के साथ क्या करना है उसको मल्टीप्लाई करना है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, तो पहले हमें स्टॉप कहाँ करना है वो हमें कंडीशन यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो स्टॉप कहाँ करना है, जब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी तो उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन का कोई भी टास्क नहीं करना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो हम जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर पहले स्टॉपिंग कंडीशन लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे स्टॉप कंडीशन की इफ n इज इक्वल टू 1 होगा तो हम क्या कर देंगे उसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के लिए हम क्या यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे, रिटर्न 1। एक दूसरी बात ये ध्यान में रखना, जब कभी भी आप रिकर्जन का कंसेप्ट यूज करोगे तो उसके अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट का क्या करना होगा कंपलसरी इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, क्यों यूज करेंगे हम वो अभी हम देखेंगे। रिटर्न 1 किया, ठीक है, एल्स अगर n की वैल्यू 1 नहीं है तो आपको क्या करना है, फिर से क्या करना है आपको फंक्शन को कॉल करना है। लेकिन फंक्शन कॉल के बाद आप क्या करोगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या करेंगे फैक्ट ये वाली वैल्यू क्या होगी आपकी रिटर्न होगी। ठीक है, फैक्ट लिखा हमने, यहाँ पर हम क्या करेंगे n-1, इस बार हम पास क्या करेंगे n-1 यानी कि क्या होगा यहाँ पर पास क्या होगा 4 वैल्यू पास होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर आंसर करके, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 1 रहेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर वैल्यू 1 नहीं लोगे तो भी चलेगा क्योंकि हम उसको दोबारा यूज नहीं करने वाले। तो आंसर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर n इंटू फैक्ट। और उसके बाद हम क्या कर देंगे कि फैक्टोरियल को क्या करवा देंगे रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम रिटर्न आंसर। सर हाँ जी सर उधर रिटर्न के स्पेलिंग में मिस्टेक है, इफ के बाद। या थैंक यू। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हमें आंसर रिटर्न में मिलेगा। तो हमने यहाँ पर आंसर को रिटर्न करवाया तो क्या करना होगा कोई बता सकता है? ये जो फैक्ट फंक्शन है हमारा वो क्या करेगा आंसर को रिटर्न करेगा।
तो हमारा जो फंक्शन डेफिनेशन है उसके अंदर भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर चेंज करना होगा। हम यहाँ पर वॉइड नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटीजर को रिटर्न करवा देंगे और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, इंटीजर को लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? अभी हम इसका फंक्शन कॉलिंग का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फंक्शन तो हमने लिख दिया कि कब हमें स्टॉप करना है। ठीक है, ये फंक्शन हमने लिखा, उसमें क्या होगा देखो, जब हम यहाँ पर कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर x करके। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, फैक्ट, और उसके अंदर में क्या वैल्यू देता हूँ 5। यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, ये 17 नंबर का जो लाइन है उसमें हमने क्या किया है, हमारे फंक्शन को कॉल किया है और उसके अंदर हमने क्या किया है, एक वैल्यू को पास किया हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर वैल्यू पास की हुई है, यानी कि फंक्शन को कॉल किया है। जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे, कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, हमारे फंक्शन के बॉडी के अंदर। ठीक है, तो कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, इंटीजर आंसर होगा, उसके बाद में ये कंडीशन चेक होगा, अगर n की वैल्यू 1 रहेगी तो रिटर्न सिंपल क्या होगा, 1 होगा। अदरवाइज क्या होगा, आपका एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। एल्स पोर्शन में आंसर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एक तो n होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में क्या करेंगे, हमारा फंक्शन जो है उसको हम फिर से क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं कमेंट करके लिखता हूँ कि किस तरीके से जनरेट होता है आंसर। तो यहाँ पर मैंने कॉल किया तो फर्स्ट टाइम n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, और साथ में क्या होगा, फैक्ट फंक्शन कॉल होगा। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, n-1, तो 5-1 तो क्या होगा, आंसर 4 होगा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो ये फंक्शन फैक्ट 4 यहाँ फिर से कॉल होगा। ठीक है, क्या होगा, फैक्ट 4, ये फंक्शन यहाँ पर कॉल हो गया। ठीक है, तो फैक्ट फंक्शन कॉल हुआ और आर्ग्यूमेंट में हमने कौन सी वैल्यू दी है, हमने 4। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। फिर से क्या होगा, इंटीजर आंसर वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, कंडीशन चेक होगा कि n इक्वल टू 1 है तो रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज फिर से क्या होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, जब फैक्ट 4 कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से n की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 4 होगी, और साथ में क्या होगा, फैक्ट n-1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो फिर से फैक्ट फंक्शन कॉल होगा और उसमें वैल्यू क्या पास होगी, 3 वैल्यू पास होगी। ठीक है, तो फिर से क्या होगा, ये जो फैक्ट वाला फंक्शन है वो कॉल होगा। तो उसके लिए क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, n इक्वल टू 1, नहीं कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाले पोर्शन में क्या है, n इंटू फैक्ट n-1। तो अभी n की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है, तो 3 इंटू क्या होगा, फैक्ट n-1 यानी कि 2। तो ये फैक्ट वाला फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा। फैक्ट वाला फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा तो क्या होगा, फिर से कंडीशन चेक होगा कि n इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाला पोर्शन क्या होगा आपका, n इंटू फैक्ट -1। तो अभी n की वैल्यू क्या है, 2 है, इंटू फैक्ट n-1 यानी कि 2-1 तो क्या होगा, 1 होगा। तो फिर से फैक्ट फंक्शन आपका कॉल हो गया यहाँ पर। इस बार वैल्यू क्या मिली, फिर से आपका फैक्ट का फंक्शन कॉल हो गया और इस बार हमने वैल्यू कौन सी पास की हुई है, 1 की हुई है। तो ये फंक्शन होगा आपका कॉल होगा, चेक करेगा कि n की वैल्यू 1 है। यस, n की वैल्यू 1 है तो वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा, 1 वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, रिटर्न 1 को रिटर्न करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? 1 को जैसे रिटर्न करेगा तो ये जो उसके ऊपर कंट्रोल फिर से कहाँ जाएगा, जहां पर से ये फंक्शन कॉल हुआ था वहां पर से, तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा फैक्ट 1 पर। मैंने पहले बताया था कि जहां पर भी फंक्शन कॉल होता है
ठीक है, वहां से कंट्रोल फंक्शन बॉडी की तरफ जाएगा। जैसे ही फंक्शन का टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, जिस लाइन से भी आपका फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर आंसर के साथ वो वापस जाएगा। तो फैक्ट 1 है, ये यहाँ से कॉल हुआ था, ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। कौन सा, रिटर्न, तो रिटर्न 1 कर देगा। एक बार रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, फंक्शन आपका डायरेक्ट आंसर क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर रिटर्न वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फैक्ट 1 का आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये फैक्ट 1 है, उसकी जगह हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 into 1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 into 1 हो जाएगा। ये हमने कहाँ से निकाला था, ये जो एल्स वाला पोर्शन है वहां से निकाला था, ठीक है। तो एल्स वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, 2 into 1 हो जाएगा, तो आंसर का मिल जाएगा। और रिटर्न क्या होगा, ये स्टेटमेंट रिटर्न होगा। तो ये जो हमारा एक था उसमें से आंसर क्या रिटर्न होगा, फैक्ट 2 का कॉलिंग का 2 रिटर्न होगा। वो कहाँ जाएगा, जहां से कॉल हुआ था वहां से। तो वो कहाँ से कॉल हुआ था, क्योंकि 3 into 2 से कॉल हुआ था, तो यहाँ पर 3 into क्या मिल जाएगा, फैक्ट 2 का आंसर 2 मिल जाएगा। तो ये कॉल हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमें मिल गया है। तो फिर से रिटर्न कहाँ जाएगा, जहां से फैक्ट 3 फंक्शन कॉल हुआ था वहां से। तो फैक्ट 3 कहाँ से कॉल हुआ था, तो उसकी जस्ट अबोव से। तो 4 into क्या हो जाएगा वहां पर, 3 into 2 का आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। ये पूरे लाइन का भी यानी कि ये फैक्ट 3 का भी आंसर आपको मिल गया। तो रिटर्न कहाँ होगा, आपके जो नेक्स्ट ऊपर होगा उसके ऊपर होगा। तो वहां पर क्या होगा, 5 into 24। तो ये जो 5 into 24 है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर हमें मिल गया। तो वो कहाँ जाएगा, आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, आंसर रिटर्न होगा। तो आंसर रिटर्न होगा तो कहाँ पर स्टोर होगा, हमारे एक्स वेरिएबल के अंदर, क्योंकि हमने मेन फंक्शन के अंदर से ये वाला फंक्शन को कॉल किया था। अब हम क्या करवाएंगे, नेक्स्ट में एक्स की वैल्यू को क्या करवा देंगे, सिंपल प्रिंट करवा देंगे कि फैक्टोरियल इज परसेंटेज डी करके। तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर उसका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया सबको रिकर्जन कैसे वर्क करता है। एक बार हम कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर से इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि आंसर हमें मिलता है कि नहीं। ओके, तो मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो 5 फैक्टोरियल का आंसर हमें क्या मिला, 120। मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने कि आपको एक चीज ही ध्यान में रखनी है कि फंक्शन जिस लाइन से भी कॉल होता है उस लाइन पर ही वापस आता है जब फंक्शन का जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये सारी लाइन मैंने लिखी है समझने के लिए। ये फंक्शन के अंदर आपको लिखना जरूरी नहीं है, आपको फंक्शन के अंदर सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। ये लाइन में सारी निकाल देता हूँ। अब हमने ये फैक्ट वाला जो फंक्शन है उसके अंदर क्या किया हुआ है कि फैक्ट वाले फंक्शन के अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट ली हुई है, जो आर्ग्यूमेंट के तौर पर हम उस वैल्यू डालेंगे जिसका हमें क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है। अभी हम इस प्रोग्राम के अंदर रिकर्जन का यूज कर रहे हैं, मतलब जो ये फैक्ट वाला फंक्शन है उसको हमें उसकी बॉडी से ही क्या करना है, कॉल करना है कहीं पर भी, ठीक है। तो हमने यहाँ से कॉल किया है उसको, तो हमने रिकर्जन कर लिया। तो रिकर्जन जब कभी भी हम यूज करेंगे तो पहले हमें क्या करना है, एग्जिट कंडीशन ढूंढना है कि कब आपका रिकर्जन का ये प्रोसेस है वो एंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि कोई भी नंबर का जो भी हमें क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो उसको एक से माइनस माइनस करते जाना है। कहाँ तक जाना है कि लास्ट में 1 आ जाए वहां तक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, चेक कर लिया कि n की वैल्यू आपकी 1 है कि नहीं है। अगर 1 है तो आपको सिंपल क्या कर देना है, रिटर्न 1 कर देना है। तो रिटर्न 1 कर दोगे आप यहाँ पर, और
जब भी आपका n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये जो इफ स्टेटमेंट है आपका वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो रिटर्न 1 हो जाएगा। तो रिटर्न 1 हो जाएगा तो उसके बाद के ये स्टेटमेंट है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो रिटर्न 1 होगा मतलब आपका जो रिकर्जन का ये प्रोसेस था, जो चेन था, वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्योंकि हम जो रिकर्जन का प्रोसेस चेन चला रहे हैं वो कहाँ से चला रहे हैं, हमारे एल्स पोर्शन से। ठीक है, तो जब तक इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता तब तक हमारा रिकर्जन का प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे ही n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारा इफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जो रिकर्जन की चेन थी हमारी फंक्शन कॉलिंग की वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और एवरी टाइम हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं रिकर्जन के थ्रू तब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू को 1 से क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो कभी ना कभी हमारा n है उसकी वैल्यू 1 तो होगी ही होगी। तो जब n की वैल्यू 1 होगी हमारा जो रिकर्जन का चेन है वो क्लोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और हर एक जो स्टेटमेंट है, फंक्शन कॉल है, उसका इवैल्यूएशन जो हमने यहाँ पर देखा उस तरीके से मिलता रहेगा। पहले क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, जब n की वैल्यू 5 होगी यहाँ पर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो हमारा है वो इफ स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगा। तो एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसमें एक्सप्रेशन किस तरीके से बनेगा कि n, तो n की जगह क्या मिलेगा, 5 जो कि n की वैल्यू है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद क्या होगा, हमारा फैक्ट फंक्शन कॉल होगा। उसमें हमने क्या किया है, वैल्यू इस बार 1 से डिक्रीमेंट करके पास की हुई है, यानी कि फैक्ट के अंदर वैल्यू कौन सी गई, 4। तो अब जब कभी भी फैक्ट वाला फंक्शन कॉल होगा तो उसमें n की वैल्यू क्या रहेगी, 4 रहेगी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, फैक्ट का फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये जो रिटर्न हमने आंसर लिखा वो अभी कॉल नहीं होगा। कब कॉल होगा, जब ये फंक्शन का आंसर हमें मिल जाएगा तभी। तो फैक्ट 4 का आंसर हम ढूंढने चले गए, यानी कि फैक्ट फंक्शन को हमने कॉल किया। तो फैक्ट 4 की जगह हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है उसको क्या करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो n की वैल्यू 4 है हमारे पास, तो इफ वाला ये स्टेटमेंट भी इस बार भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो हम क्या करेंगे, एल्स वाले पोर्शन में चले जाएंगे। तो हमारा फिर से एक्सप्रेशन जनरेट होगा। इस बार हमारे n की वैल्यू क्या है, 4 है। और फिर से क्या हो रहा है, हमारा फैक्ट फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पर से, लेकिन इस बार n की वैल्यू फिर से क्या हो गई है, 1 से डिक्रीमेंट। तो इस बार n की वैल्यू हमारे फैक्ट फंक्शन के अंदर क्या मिलेगी, हमें 3 मिलेगी। तो जैसे ही फैक्ट फंक्शन कॉल होगा साथ में n की वैल्यू 3 होगी तो फिर से ये फंक्शन पहले से कॉल होगा, चेक होगा। तो फंक्शन की ये जो कंडीशन है वो पहले चेक होगी कि n की वैल्यू 1 है नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 पास किया है। तो एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका, 3 इंटू फैक्ट। ठीक है, फैक्ट में क्या करेगा, फिर से हम डिक्रीमेंट करेंगे। तो इस बार 2 नंबर है उसको पास किया हमने, तो फंक्शन फिर से कॉल होगा। फिर से ये स्टेटमेंट सारे एग्जीक्यूट होंगे, चेक होगा कि n की वैल्यू 1 है नहीं है। तो फिर से क्या होगा, आपका ये एक्सप्रेशन जनरेट होगा। तो n की वैल्यू क्या हमने पास की हुई है, 2 है। तो क्या होगा, 2 इंटू फैक्ट 1। फिर से क्या होगा, आपका फंक्शन कॉल होगा। इस बार हमने वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पर फैक्ट फंक्शन के अंदर 1 वैल्यू पास की हुई है। तो ये जो हमारा इफ वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। तो ट्रू होगा तो उसके अंदर क्या लिखा हमने, रिटर्न 1। तो डायरेक्टली क्या कर देगा, फैक्ट 1 है उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, रिटर्न कर देगा। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन था उसका हमने इवैल्यूएशन फाइंड कर लिया, क्योंकि हमने फैक्ट फंक्शन का मिल गया। तो उसका हमने इवैल्यूएशन क्या मिला, 2 इंटू 1। तो ये एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन मिल गया, तो उसको हमने जहां पर भी कॉल किया था वहां पर कंट्रोल वापस जाएगा आंसर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर चला जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, 3 इंटू 2, क्योंकि फैक्ट 2 का आंसर हमें क्या मिला है, 2 मिला है। जैसे ही ये एक्सप्रेशन का आंसर मिल जाएगा, यानी कि फंक्शन कॉलिंग का आंसर हमें मिल जाएगा, तो फिर से कहाँ जाएगा कि जहां पर उस फंक्शन का कॉल हुआ था वहां पर वैल्यू के साथ जाएगा। तो उसका कॉल कहाँ से हुआ था, यहाँ पर हुआ था फैक्ट 3, और वो वैल्यू के साथ जाएगा। तो उसका वैल्यू क्या है, 6। तो ये एक्सप्रेशन का
आंसर कुछ इस तरह से निकलेगा 4 × 6। जब ये एक्सप्रेशन इवेल्यूट हो जाएगा यानी कि फंक्शन कोड कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, कंट्रोल फिर से कहाँ जाएगा, जहां से फैक्ट 4 कॉल हुआ था वहां पर आंसर के साथ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ 4 × 6 तो 24। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 5 × 24 जो कि हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन था। तो 5 × 24 यहाँ पर मिल गया। तो वो कहाँ, उसका इवेल्यूशन का आंसर हमारे आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, तो ये हमारा एल्स पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये जो रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हमने वो एल्स पोर्शन के बाहर लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, जो हमारा रिटर्न वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आंसर हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन इनिशियली कहाँ से कॉल हुआ था, मेन के अंदर से कॉल हुआ था। तो वहां पर जाएगा फिर से कंट्रोल आंसर के साथ। तो एक्स के अंदर वो क्या स्टोर करेगा, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू को स्टोर करेगा जो कि है 120। और उसके बाद हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को सिंपल प्रिंट करवाया। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये रिकर्जन वाले प्रोग्राम में किसी को डाउट है तो पूछो अभी। है किसी को डाउट रिकर्जन वाले प्रोग्राम में? ये जो प्रोग्राम है मैं पूरा चैट बॉक्स में रख देता हूं ताकि आपको जब कभी भी रिफर करना हो तब आपके पास उपलब्ध रहे। रिकर्जन वाले प्रोग्राम में किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ सकता है। सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हमारा। ठीक है, तो तब भी हम क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल है उसको हमें यूज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल का पहले तो क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे। ठीक है, वेरिएबल का क्या करेंगे हम, डिक्लेरेशन। अगर आपको कोई भी वेरिएबल को यूज करना है तो उसका क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे। तो डिक्लेरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी एक, फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर x लिखता हूँ। ठीक है, इंटीजर x लिखता हूँ तो ये डिक्लेरेशन होगा। तो ये प्रोसेस जब कभी भी कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो बैकएंड में प्रोसेस क्या होता है, एक तो पहले क्या होता है, एक तो आपका वेरिएबल x है वो जनरेट होगा। ठीक है, दूसरा मेमोरी एड्रेस क्या होगा, आपका लोकेशन होगा। इसके लिए आपके वेरिएबल x के लिए वो एड्रेस फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से हो सकता है 5024। जैसे कि हमारे सबका घर का एड्रेस होता है उसी तरह क्या होगा, हमारे हर एक वेरिएबल का एड्रेस भी होगा जो कि मेमोरी लोकेशन डिनोट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, आपकी जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी का स्टैक है। ठीक है, मेमोरी स्टैक होगा। ठीक है, उसमें हर एक ब्लॉक का क्या होगा, कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल 2021 2022 एंड अप टू जितने भी ब्लॉक होंगे आपके, हर एक ब्लॉक का क्या होगा, मेमोरी एड्रेस अवेलेबल होगा। समझ में आ रहा है सबको?
ऐसा एज्यूम करो कि आपके कंप्यूटर के अंदर ये क्या है, मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल है। मेमोरी ब्लॉक में हर एक ब्लॉक का क्या है आपके पास एड्रेस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर x लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, जो भी मेमोरी ब्लॉक फ्री होगा उस एड्रेस पर उस वेरिएबल का एड्रेस क्या कर देगा, वो रजिस्टर कर देगा। तो फॉर एग्जांपल x वेरिएबल है आपका, उसका एड्रेस आपको क्या मिला है यहाँ पर, x वेरिएबल का एड्रेस क्या मिला आपको, 2023 मिला। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब कभी भी आपने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तब ये मेमोरी एड्रेस अवेलेबल था, फ्री था, तो आपके x वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पर दे दिया 2023 पर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो जब कभी भी, अब ये क्या हुआ, डिक्लेरेशन हुआ सिर्फ। ठीक है, जब कभी मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू मैं फॉर एग्जांपल 49 लिखता हूं, तो क्या होगा कि x का जो भी मेमोरी एड्रेस होगा वहां पर क्या जाएगा, ये जो भी वैल्यू मैंने लिखा है वो चला जाएगा। तो x का मेमोरी एड्रेस कौन सा है, 2023 है, तो 49 नंबर कहाँ जाएगा, 2023 के ब्लॉक पर जाएगा। तो मुझे जब कभी भी वैल्यू को क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा, तो मैं किसके थ्रू करूंगा, x के थ्रू ही करूंगा। समझ में आ रहा है सबको? फॉर एग्जांपल मुझे फंक्शन के अंदर x की वैल्यू को पास करना है, तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन कॉलिंग के अंदर x को पास करूंगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पर चीज समझने की वाली है कि जब कभी भी आप फंक्शन कॉलिंग करते हो, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी वेरिएबल को आप क्या करते हो, पास करते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मेरे पास फंक्शन क्या है, मैं अभी क्या लिखता हूँ, वॉइड वाला ही लिखता हूँ, वॉइड एडिशन। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंटीजर a एंड इंटीजर b, ये फंक्शन मैंने लिखा। फिर मैं क्या करवा देता हूँ, printf %d, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, a प्लस b को क्या करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। ये सारी चीजें कहाँ पर लिखी है, फॉर एग्जांपल मैंने मेन के अंदर लिखी है। पहले मैं इसको सी से सेव कर देता हूँ। ये सारी चीज को मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी आपका प्रोग्राम कुछ इस तरीके का हो गया। ठीक है, ये मैंने फंक्शन डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पर। फिर मैं क्या करता हूँ, हमारा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर से मैं इसको क्या करता हूँ, हमारे फंक्शन को कॉल करता हूँ। उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसका डिक्लेरेशन भी कर देता हूँ कि वॉइड एडिशन इंटीजर इंटीजर। अब मेन फंक्शन में से जब भी मैं क्या करूंगा, मेरे एडिशन फंक्शन को कॉल करूंगा, तो क्या होगा, कॉलिंग के टाइम पे मुझे कोई भी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो वैल्यू के लिए मैं दो वेरिएबल यहाँ पर ले लेता हूँ कि इंटीजर x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 30। ठीक है, तो मैं फंक्शन कॉल करता हूँ और फंक्शन के अंदर मैं x और y की वैल्यू को क्या करता हूँ, यहाँ पर पास करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इंक्लूड वाला भी ऐड कर देता हूँ, इंक्लूड stdio.h। अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 40, जो कि सही है। तो अब एग्जैक्टली ये प्रोग्राम में हुआ क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने फंक्शन क्या लिखा है, एडिशन वाला फंक्शन लिखा है। ठीक है, उसमें यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन कर दिया, दो आर्ग्यूमेंट लिए, दोनों का टाइप है कौन सा है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर x और y जो दो अलग अलग वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी है, इनिशियलाइज कर दी है। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल x का एड्रेस हमें क्या मिला है, यहाँ पर 2023 मिला है और उसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी है, यहाँ पर 10 रखी हुई है। ठीक है, और y का एड्रेस मुझे क्या मिला है, फॉर एग्जांपल 2024 मिला उसके नेक्स्ट का। ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने क्या रखी है, y इज इक्वल टू 30, जैसा कि हमने प्रोग्राम में देखा।
ठीक है, तो ये दो एड्रेस है x और y का, और x और y की हमारे पास क्या है, वैल्यू है 10 एंड 30। तो जब भी मैं यहाँ पर मेरे फंक्शन के अंदर x और y है उसको मैं पास करता हूँ, तो कंपाइलर क्या करेगा, x और y की जो वैल्यू है उसको क्या करेगा, पहले रीड करेगा कि x के अंदर कौन सी वैल्यू है, y के अंदर कौन सी वैल्यू है। बाद में जो भी वैल्यू होगा उसका वो क्या करेगा, कॉपी जनरेट करेगा। क्या करेगा, वो कॉपी जनरेट करेगा और उसको क्या करेगा, पास करेगा। कहां पर पास करेगा, हमारे फंक्शन के अंदर। तो जब भी क्या करोगे आप, यहाँ पर जो हमारा क्या है, ए और बी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी, एक्स की कॉपी बनकर आएगी और वाई की कॉपी बनकर आएगी। ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी, उन दोनों की कॉपी बनकर हमारे फंक्शन के अंदर आएगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। जब भी हम ऐसे सिंपली फंक्शन को कॉल करेंगे वेरिएबल को पास करके, तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने क्या किया है, उस वेरिएबल को डायरेक्टली पास किया है। ठीक है, और हमारे उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एडिशन का जो है उसका हमने क्या कर दिया, फंक्शन कॉल किया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंटफ करके लिखता हूँ, फिर से x की वैल्यू को क्या करवाता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ कि x वैल्यू आफ्टर एडिशन इज %d एंड x। ठीक है, और सेम स्टेटमेंट में प्रिंट करवाता हूँ कहाँ पर, हमारा जो एडिशन का फंक्शन कॉल होता है इससे पहले कि x वैल्यू बिफोर एडिशन। ठीक है, और मैं क्या करवाता हूँ, हमने जो वैल्यू पास की हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ एडिशन के अंदर प्रिंट करने की बजाय मैं क्या करता हूँ कि x यानी कि हमारा जो a है, a इज इक्वल टू a प्लस 10 कर देता हूँ मैं। यानी कि a जो हमारा है, यानी कि जो हमें x मिला है, यहाँ पर भी मैं x ही रखता हूँ। ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिलेगा a और b की जगह। दोनों वेरिएबल अलग अलग है क्योंकि दोनों का क्या हो जाएगा, स्कोप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर क्या होता है, अगर हमने यहाँ जो फंक्शन कॉल किया है, ठीक है, वहां पर ओरिजिनल x की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉल के बाद क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 10 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉलिंग के बाद x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 से इंक्रीमेंट हो गया, 10 से इंक्रीमेंट होगा तो क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ठीक है, तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि आंसर हमें क्या मिलता है। यहाँ पर मैं स्लेशन रख देता हूँ दोनों जगह पर। तो दोनों टाइम्स हमें क्या मिल रहा है, x की वैल्यू बिफोर 10 है और आफ्टर भी क्या रहती है, 10 रहती है। ठीक है, और मैं यहाँ पर भी प्रिंट करवा देता हूँ कि प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ x इन एडिशन, यानी कि एडिशन का जो फंक्शन है हमारे पास उसके अंदर x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। ठीक है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं %d करके, यहाँ पर हम क्या रख देंगे, x। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर मैं स्लेशन रख देता हूँ। तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, देखो पहले क्या मेन फंक्शन में क्या कॉल होगा आपका, प्रिंटफ स्टेटमेंट कॉल होगा कि प्रिंटफ वैल्यू बिफोर x वैल्यू बिफोर एडिशन, तो क्या है 10 है, तो वो स्टेटमेंट प्रिंट हुआ।
उसके बाद आपका क्या होगा, एडिशन का फंक्शन कॉल होगा। एडिशन का फंक्शन कॉल होगा तो हमारे फंक्शन के अंदर जितना भी कोड लिखा होगा वो सारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई है, हमने 10 ऐड किया तो x की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, वैल्यू ऑफ x इन एडिशन इज 20। जैसे ही ये आपका फंक्शन खत्म हुआ उसके बाद कंट्रोल वापस से कहाँ आ गया, मेन फंक्शन के अंदर, और नेक्स्ट जो लाइन थी उसको एग्जीक्यूट किया। तो वहां पर हमने प्रिंट किया था कि x वैल्यू आफ्टर एडिशन इज, जो कि है 10। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल को पास करते हैं तभी क्या हो रहा है, उस वेरिएबल की वैल्यू के बराबर क्या हो रहा है, कॉपी जनरेट हो रहा है, और कॉपी जनरेट की गई हुई वैल्यू वहां पर क्या होती है, पास होती है। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो ये जो फंक्शन कॉलिंग की मेथड है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को कॉपी करके हम उसको फंक्शन के अंदर इनपुट के तौर पे पास कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, पास बाय वैल्यू। ये कंसेप्ट को क्या बोलेंगे हम, पास बाय वैल्यू, यानी कि जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम कॉपी करके क्या करते हैं, उसको पास कर रहे हैं, वैल्यू को पास कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो क्या है, पास बाय रेफरेंस। ठीक है। रेफरेंस के अंदर हम क्या करेंगे, एड्रेस को पास करेंगे। ठीक है। तो जो भी चेंजेस होगा वो कहाँ पर होगा, हमारे जो भी एड्रेस है उसके ऊपर चेंज होगा। तो डायरेक्टली वो कहाँ पर चेंज होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू में चेंज होगा। समझ में आ रहा है सबको? एड्रेस है वो कैसे हम बताएंगे, तो मैं आपको दिखाता हूं कि कोई भी आपके पास वेरिएबल है, ठीक है, क्या है, कोई भी आपके पास वेरिएबल है तो क्या होगा, वेरिएबल की नेम होगी, फिर वेरिएबल का वैल्यू होगा और वेरिएबल का एड्रेस होगा। जैसे कि यहाँ पर है, हमारे पास वेरिएबल का नाम क्या है, x है, उसका एड्रेस क्या है, 2023 एड्रेस है, तो उसका वैल्यू क्या है, 10 है। फिर y है, उसका एड्रेस क्या है, 2024 है, उसकी वैल्यू क्या है, 30 है। तो जब कभी भी हम वेरिएबल यूज करेंगे तो उसके 3 पोर्शन होंगे। एक तो वेरिएबल का नाम होगा, दूसरा उस वेरिएबल का मेमोरी में एड्रेस होगा, और तीसरा उस पर्टिकुलर वेरिएबल की क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हम जब फंक्शन कॉल करते हैं तो उसमें क्या देते हैं, सिंपल वेरिएबल का नाम देते हैं, तो क्या हो जाता है, सिर्फ उसकी वैल्यू को पास करता है। लेकिन आपको क्या करना है, उसका एड्रेस पास करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। जो कि क्या कर सके, हमारे जो भी वेरिएबल है उसका क्या कर सके, वो एड्रेस को स्टोर कर सके। उस टाइप का वेरिएबल की हमें क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो उस टाइप का जो भी वेरिएबल है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंटर बोलेंगे। ठीक है। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर तो कि वन टाइप ऑफ वेरिएबल है, वो क्या करेगा, दूसरे कोई भी वेरिएबल है उसका एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। समझ में आ रहा है सबको पॉइंटर क्या है? पॉइंटर क्या है, उसका डेफिनेशन अगर आप बोलो तो क्या है, इट इज ए वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या है, कोई एक वेरिएबल है उसका जो भी एड्रेस है उसको पॉइंटर वेरिएबल क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। पॉइंटर जो एक डेटा टाइप है वो क्या है, डिराइव डेटा टाइप है, जिसको हमने कहाँ से डिराइव किया हुआ है, हमारे जो प्राइमरी डेटा टाइप सारे हैं उसके बेसिस पर से हमने क्या किया हुआ है, हमने पॉइंटर को डिराइव किया हुआ है। समझ में आ रहा है सबको?
आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके। आज के सेशन का 1.5 घंटा हो गया है, तो पॉइंटर वाला कंसेप्ट है वो थोड़ा ट्रिकी है, तो उसको हम नेक्स्ट